नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। आज आंदोलन अपडेट में जिस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ चार साथी हैं, वो एक ऐसे विचार से जुड़े हुए हैं और ऐसे आंदोलन से जुड़े हुए हैं जिसने 20वीं सदी के भारत और पूरी दुनिया को गहरे से प्रभावित किया है। आज कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल पूरे हुए हैं। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके बाद भारत के स्वाधीनता इतिहास से लेकर भारत के बनने की प्रक्रिया में समाजवादी नीतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और विभिन्न तरह से कम्युनिस्ट पार्टियों ने, मैं पार्टियों का शब्द का जब इस्तेमाल करता हूं तो ये उन सभी धाराओं के लिए है जो इन 100 सालों में कम्युनिस्ट आंदोलन की अलग अलग धाराएं बनी हैं। हमारे साथ आज चर्चा के लिए इन्हीं धाराओं में से 4 धाराओं के प्रतिनिधि साथी सत्यम जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, साथी विजय कुमार जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रेड स्टार से जुड़े हुए हैं, CPIML रेड स्टार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव कॉमरेड जसविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं और सोशलिस्ट यूनिटी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के SUCI कम्युनिस्ट के मुदित भटनागर जी हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसके सामने चुनौतियां क्या हैं। 100 साल एक जिम्मेदारी भी आयद करते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को विकल्प के रूप में किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टियां देख रही हैं और आने वाले भविष्य में भारत का जो इस समय एक बड़े खतरे के रूप में उग्र राष्ट्रवाद का जो खतरा है वो किस तरह से देख रही हैं पार्टियां, उस पर हम बात रखेंगे। तो सबसे पहले कॉमरेड जसविंदर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि 100 साल के इस कम्युनिस्ट आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आज जो है कि कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर कम्युनिस्ट आंदोलन अगर नहीं होता तो जैसा आज भारत हम देखते हैं वैसा भारत हमें दिखाई नहीं पड़ता। 1920 तक ऐसा होता था कि कांग्रेस जो आंदोलन आजादी के आंदोलन को लड़ रही थी तब तक वो आजादी की बात नहीं करती थी, कुछ सहूलियतें मांगा करती थी। इसलिए 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के बाद पहली बार एक जो है कि संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आया, जिसे मौलाना हसरत मोहानी ने पेश किया जो कम्युनिस्ट थे, और स्वामी करयानंद ने जो है उसका समर्थन किया। एक मौलाना एक स्वामी, ये एक दूसरा पहलू। और उसके बाद जो है कि फिर जितने भी वार्षिक अधिवेशन होते थे कांग्रेस पार्टी के, वहां पर हर अधिवेशन में कम्युनिस्ट पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर जाती थी कि इस आजादी के मायने क्या है, किस तरीके से मजदूरों को, किसानों को, मेहनतकश आवाम को इसके साथ जोड़ा जा सकता है और आजादी के बाद आजादी कैसी होगी। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि इस आजादी के आंदोलन का हिस्सा भी थी और कम्युनिस्ट जो आंदोलन जो है कि इसके लिए जनता को लामबंद भी कर रहा था। इसलिए आप देख लीजिए, अगर असम में सुरमा घाटी का आंदोलन कम्युनिस्टों ने उसको संगठित किया, बंगाल के अंदर तेवागा का आंदोलन, महाराष्ट्र में वर्ली जो आदिवासियों का विद्रोह था वो उस विद्रोह को संगठित किया। उसके बाद जो है कि पुनरप्पा वायरल का जो वहाँ का आंदोलन था केरल का, उस किसान विद्रोह को एकत्र किया और फिर जो है तेलंगाना का जो आंदोलन था, वो सारे आंदोलनों को संगठित करके कम्युनिस्ट पार्टी जनता के मेहनतकश आवाम को भी इस आंदोलन का हिस्सा बना रही थी। और इसीलिए इस आंदोलन का क्योंकि हिस्सा बन रहा था, इसलिए भले ही हम मेहनतकश आवाम जो है कि आजादी के आंदोलन के नेतृत्व में नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद भी उनके मुद्दों को भुलाया नहीं जा सका। इसलिए जब बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा इस बात का जिक्र किया कि भले ही हमने जो है कि एक व्यक्ति एक वोट करके एक व्यक्ति एक मूल्य निर्धारित कर दिया है, लेकिन क्योंकि हमारे समाज के अंदर अभी जो है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से लोग एक नहीं हैं, इसलिए जब तक सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक व्यक्ति का एक मूल्य नहीं होगा, तब तक राजनीतिक रूप से भी एक व्यक्ति और एक मूल्य नहीं रह पाएगा। इसलिए जो कम्युनिस्ट बात करते हैं वो बात जो है कि बाबा साहब ने उस बात की चेतावनी दी और वो जो वो जो खतरे थे, वो खतरे जो है कि हम देखते हैं कि आज फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन आजादी के आंदोलन का जो आज जैसा भारत देखते हैं हम, धर्मनिरपेक्ष भारत जो 70 साल तक रहा, उसके निर्माण में कम्युनिस्ट जो आंदोलन है
उस आंदोलन का उल्लेखनीय योगदान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आजादी के आंदोलन को कम्युनिस्ट आंदोलन जैसे ही शुरू होता है वो एक दिशा देने लगता है, और उसके बाद आजाद भारत का जो इतिहास है, आजाद भारत जिस तरह से करवटें ले रहा था, उसमें धर्मनिरपेक्षता और मूल्य और श्रम के मूल्य के बात जो है वो कम्युनिस्ट आंदोलन ने की। मुरीद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू होता है और आजादी के बाद खास करके जो भारत बनता है, उसे आप किस तरह से देखते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन की भूमिका को? मतलब ये बात तो मैं सर्वविदित पहले बोलना चाहूँगा कि ये जो विचारधारा है मार्क्सवाद, उसने दुनिया भर में एक बड़ा असर डाला था, और जिस तरह से 1917 में रूस की क्रांति हुई उसका पूरी दुनिया में असर रहा, और उसी का असर भारत पर भी पड़ा। भारत में भी आज़ादी आंदोलन में हम देखते हैं जो एक विचारधारा थी, गैर समझौतावादी विचारधारा जिसको हम मान रहे हैं या थी, वो अपने विचारों में वहाँ परिपक्वता पाती है जब शहीद आजम भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बोलते हैं, और उसके साथ ही आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उस लीग को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ भारत की जो कम्युनिस्ट विचार में जो कुछ कमियां रही उसको भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि मार्क्सवाद एक विज्ञान है। विज्ञान, एक लेनिन ने कहा था, ठोस परिस्थिति का ठोस आकलन, ये है मार्क्सवाद। तो हमारे देश में कई सारे लोग इस कम्युनिस्ट आंदोलन में बहुत ईमानदार होने के बावजूद, बहुत त्याग और श्रम करने के बावजूद भी, जो सही ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण ना कर पाने के चलते कई सारी कमियां हमारे देश में हुई। लेकिन ये बात भी एक तरफ है कि ये जो कम्युनिस्ट आंदोलन और मार्क्सवादी विचारधारा के चलते ही हमने देखा कि जिस आजादी जब आई उसके बाद विवश होकर, क्योंकि दुनिया भर में एक समाजवादी लहर थी, विचार का तेज था, और हमारे देश में भी आंदोलन की एक धरा थी, इसके चलते हमने देखा कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा या समाजवाद का जो भी हो, लेकिन समाजवादी एक संगठन किया गया और ये रहा। लेकिन हाँ, इसमें बड़ी चूक मुझे लगती है जो व्यक्तिगत तौर पर, और हमारी पार्टी भी इसको मानती है, कि जिस तरह का एक मौका था 1925 में स्टालिन जो इस विश्व सर्वहारा के महान नेता हुए, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर आज मेहनतकश वर्ग की पार्टी अगर चाहे तो बुर्जुआ या पेटी बुर्जुआ लीडर्स जो हैं उस समय आजादी आंदोलन में, उनको साथ लेकर वो वहाँ क्रांति कर सकते हैं। जैसे चीन में माओ से तुंग ने सन्यासी सेन को लेकर आगे किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता था। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी कॉल किया था, लेकिन हमारे समझदारी में हमारी कुछ उसमें कमियां रही, जिसके चलते वो मौके चले गए। लेकिन फिर भी जो भी कुछ अभी हम देख रहे हैं, कई बार हम देखते हैं हमारे देश के आज जो बुर्जुआ पार्टी के नेता हैं, वो तक जब मजदूरों के लिए, मेहनतकशों के लिए बात करते हैं तो बोलते हैं मैं इस बारे में मैं कम्युनिस्ट हूँ। मतलब वो समझते हैं कि संघर्ष कौन कर सकता है। तो संघर्ष एक मार्क्सवादी, एक कम्युनिस्ट ही कर सकता है। लेकिन ये बात ठीक है, मैं फिर रेखांकित करना चाहूंगा जो लेनिन ने कहा था, ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण ही मार्क्सवाद है। और उन्होंने जो कहा था पार्टी निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जनवादी केंद्रीयता का लाना, वो जो कमी रह गई हमारे देश में, इसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये महत्वपूर्ण बात कही है कि ठोस परिस्थिति का ठोस आकलन करने में, और उसमें चूकें हुई हैं। जाहिर सी बात है, 100 साल का आंदोलन अगर कोई होता है तो उसके बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और कुछ खामियों के कारण ही आज हम इस तरह से बात कर रहे हैं। सत्यम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप उस धारा से भी आते हैं जो कि कम्युनिस्ट आंदोलन की सबसे पुरानी धाराओं में से है, और सांस्कृतिक तौर पर जिस आंदोलन का बड़ा योगदान रहा है, 43 के बाद इकता आंदोलन जो शुरू हुआ उससे भी आप जुड़े रहे हैं। तो अगर भारत की अभी की मौजूदा राजनीति में से और मौजूदा समाज में से कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं होता तो क्या बड़ी खामियां आप देखते हैं और कैसा भारत मिलता हमें? बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा, और मैं आपकी बात को लूंगा अपनी बात के दौरान। पहले तो ये कि हम सब ही एक बहुत महत्वपूर्ण और महान धारा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मनुष्य मात्र की बेहतरी, समता और समानता की बात को स्थापित करने वाला विचार है। हम सब उस विचार को एक तरह से उसका साहचर्य करते हैं। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन ने क्या किया, आपने जो कहा कि नहीं होता, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 1925 के अक्टूबर में आरएसएस बनता है और दिसंबर में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, और आज वो लोग सत्ता में है, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से दूर दूर तक आसपास नहीं है। तो उन्होंने बहुत हासिल कर लिया, हमने हासिल नहीं किया। दरअसल ये हासिल नहीं है। आप लड़ाई के मैदान में लाशों के ढेर पर एक सत्ता हासिल करते हैं तो आप उसे हासिल करना कहेंगे, या आप मनुष्यता की बेहतरी के लिए कुछ सृजन करते हैं, आप उसे हासिल करना कहेंगे।
हमारी धारा ने जो हासिल किया है वो मनुष्य की बेहतरी का मकसद हासिल किया है। ठीक कहा कॉमरेड जसविंदर जी ने और मोदी जी ने कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल पूरे होने का महत्व इस बात में है कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन ने के आगमन ने दरअसल भारत में जो राष्ट्रीय आजादी का आंदोलन है उसको जनता का आंदोलन बनाया। ये सोवियत संघ की महान समाजवादी क्रांति थी जो 1917 में संपन्न हुई और 1920 और 25 तक आते आते भारत में स्वाधीनता आंदोलन जनता का आंदोलन बना। और 1920 में हमने देखा कि एटक बनता है और पूरे देश का जो मजदूर आंदोलन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आता है। 1936 का वो आग्नेय वर्ष हमको याद है जब पीसी जोशी के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा बनती है, प्रगतिशील लेखक संघ बनता है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बनता है। इप्टा का आपने जिक्र किया और इप्टा का जिक्र आता है तो न केवल देश का तमाम सारा सांस्कृतिक आंदोलन को एक मोर्चे पर हम देखते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि 1943 के बंगाल के अकाल में किस तरह से संस्कृति कर्मियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने, कलाकारों ने अपना योगदान दिया था और मानवता की रक्षा की थी। ये दुनिया के इतिहास में भूतपूर्व है। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान मैं रेखांकित करना चाहता हूं कम्युनिस्ट मूवमेंट का भारत की आजादी के बाद। अगर हम ये देखते हैं और जिसको मैं खासतौर पे कहता हूं कि इस देश पूरी दुनिया के अंदर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी थी जिसने लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के अंदर एक राज्य के अंदर चुनी हुई सरकार को स्थापित किया केरल में और ईएमएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। ये दुनिया के इतिहास में अनूठा था। वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर सीपीआई ने ये दिशा दी, भारत के कम्युनिस्ट मूवमेंट ने ये दिशा दी कि एक बहुदलीय लोकतंत्र को हम स्वीकार करते हैं और अब भविष्य वही है। भारत में अगर आप देखें कि लोकतंत्र अगर बचा है तो पब्लिक सेक्टर की वजह से बचा है और इस पब्लिक सेक्टर को भारत के कम्युनिस्ट मूवमेंट के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो बैंकों के और खदानों के राष्ट्रीयकरण का मामला हो, प्रिवी पर्स की समाप्ति का मामला हो, तमाम सारे पब्लिक सेक्टर के उद्योगों का स्थापित होना हो, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के बिना संभव नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे साथी ने कही कि इस देश में जो संवैधानिक मूल्य हैं, संविधान किसने बनाया बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रतिबद्धता के साथ आज कोई विचार खड़ा हुआ है तो वो इस देश का वाम आंदोलन है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए इस देश में संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की अगर बात करनी होगी तो आप वाम आंदोलन के बिना इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वाम आंदोलन का जो हमारे संविधान के मूल्य हैं और हमारे संविधान की जो ताकत है उसके लिए खड़ा होने वाला तबका वामपंथी तबका है। वामपंथी तबके में एक धारा क्रांतिकारी धारा भी रही है और उस क्रांतिकारी धारा का प्रतिनिधित्व विजय कुमार जी करते हैं। विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट आंदोलन जो 1925 में अपनी एक नए सफर पे चलता है 20 से शुरू होकर और फिर 47 के बाद इसमें कई सारी धाराएं भी निकलती हैं। खास करके जो क्रांतिकारी धारा है उस धारा के होने का क्या अर्थ है और किस तरह से भारत के निर्माण में उसका योगदान रहा है? देखिए, एक तो क्रांतिकारी धारा और स्वयंभू क्रांतिकारी बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है। उससे भी सहमत हूँ कि एक गौरवशाली इतिहास है हमारा तिभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नक्सलबारी, पुनप्पा वायलार, नाविक विद्रोह, सैकड़ों हजारों आंदोलन है जिसमें हमने अपनी जानें दी है इस देश को बचाने के लिए, इस देश के मेहनतकश आम आवाम को उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए और एक क्रांति को सफल करने के लिए, क्रांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस करता हूं कि जब हम 100 साल मना रहे हैं कम्युनिस्ट आंदोलन का तो ये बात बहुत निर्ममता से या बहुत ही कहना चाहिए कि ईमानदारी से ये सोचने की जरूरत है कि 100 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन और भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसको सेटबैक क्यों लगा, वो कमजोर क्यों हुआ। आज इस बात से कोई नकार नहीं सकता है कि आज कम्युनिस्ट आंदोलन अपने अस्तित्व को खोजने की तलाश कर रहा है, उसके पास बहुत सारा एजेंडा नहीं है, जिस तरीके की उसकी ताकत थी वो ताकत सने सने कम हुई है। तो उसको ये सोचने का ज्यादा जरूरत है कि आज ये कमजोरी आई तो क्यों आई, किस लिए आई, और इस मामले में थोड़ा निर्ममता बरतने की जरूरत है। जरूर हमारा एक गौरवशाली इतिहास है लेकिन इसके बावजूद भी इतिहास हम तभी बना पाएंगे जब हम उसको निर्ममता से मूल्यांकन और आकलन करने का साहस रखेंगे। जो आपने कहा असल में कि दो बात है, एक तो जब बहुत सारी जगह पे गड़बड़ियां हुई हैं, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन देखिए दो महत्वपूर्ण आधार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन को धक्का लगने का और भारत के स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पूरा कॉमिंटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन का जो की जो दिशा थी
उसने भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन को हमेशा प्रभावित किया है। और जब भारत मतलब हमने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन ने ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण नहीं किया, बतौर कॉमरेड लेनिन ने जो कहा या कॉमरेड मार्क्स ने कहा, ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण का मतलब क्या है कि उस समय के साम्राज्यवाद को ढंग से सही तरीके से आकलन उसका नहीं किया तो हमको गहरा धक्का खाना पड़ा। मिसाल के तौर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया में राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन चल रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो दुनिया बनी तो निश्चित ब्लॉक था, एक समाजवादी ब्लॉक था, सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ चीन था, लेकिन उस समय साम्राज्यवादी ताकत भी उतना ही मजबूत था, ताकतवर था, वो उसका एक ब्लॉक था। साम्राज्यवादी ताकतों ने मिलकर ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं का निर्माण किया, वर्ल्ड बैंक IMF का निर्माण किया। उसके बाद पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कैसे नए तरीके से गुलाम बनाया जाए, नए तरीके से पूंजी की लूट को कैसे बरकरार रखा जाए, नए तरीके से साम्राज्यवादी चौधाराहट को कैसे स्थापित किया जाए, इसके बारे में योजना बनाना शुरू किया और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन उस बात को रेखांकित करने को, उसको एनालिसिस करने को, उसको मूल्यांकन कर पाने में कामयाब नहीं हुआ, कमजोर हुआ। और वो कमजोर एनालिसिस की वजह से हम लोग उस यूएनओ का, जिसका कभी भी एक सकारात्मक भूमिका नहीं रही, वर्ल्ड बैंक, इवन कई समय तक का तो WTO को भी हम लोग एक लोकतांत्रिक संस्था मानते रहे, हमारे कम्युनिस्ट आंदोलन के साथी, तो जिसकी एक नव उपनिवेशिक गुलामी को थोपने का एक षड्यंत्र था, और जो एक यूएनओ से लेके, वर्ल्ड बैंक से लेके, IMF से लेके जो काम किया उन्होंने, जिन संस्थाओं ने, उन संस्थाओं को हमने एक पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश की, वो चाहे चीन का कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो रूस का कम्युनिस्ट पार्टी हो। इस कहने का अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी ताकतों का गलत मूल्यांकन किया, जिसका एक सेटबैक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को लगा, उसका असर सीधे भारत में आया। और उसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में आए भटकावों के चलते, जो कभी कभी दक्षिणपंथी होते थे, कभी वामपंथी भटकाव होते थे, उसका असर सीधे भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलनों पर पड़ा, और न केवल भारत में, दुनिया के तमाम देशों कम्युनिस्ट आंदोलनों पर पड़ा। उसी वजह से पहले CPI, फिर उसका 64 में CPM का विभाजन हुआ, CPM के बाद में 69 में CPI-ML का गठन हुआ। तो इनको भी हमें गौर करने की जरूरत है, और कहाँ हमसे कमजोरी हो रही है, कहाँ हमसे दिक्कतें हुई हैं। जब तक हम इसको ईमानदारी से समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में हम कम्युनिस्ट आंदोलन का न केवल विश्व के स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर कोई दिशा तय कर पाएंगे। बहुत मुमकिन है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, जो आप जो बात कर रहे हैं, और मुदित ने भी वो बात कही कि 100 साल का जो वक्फा है उसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, और इसमें खूबियां रही हैं तो कई खामियां भी रही हैं, और जाहिर सी बात है उन्हीं खामियों की वजह से, जैसा कि सत्यम कह रहे थे कि एक समय में 25 में ही संघ बनता है और 25 में ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, लेकिन वो राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन समाज पर असर तो डालते हैं कम्युनिस्ट, लेकिन सत्ता में उस तरह से नहीं आ पाते हैं। मेरा सीधा सवाल यही है कि जो खामियां रही हैं, और खासतौर से हम जो नए वामपंथी साथी भी आते हैं, नए विचारक भी आते हैं, उनके बीच भी ये बात आम रहती है कि कम्युनिस्ट आंदोलन एक तो अपने आप में इतना ज्यादा बिखरा हुआ है, कई धड़ों में बट गया, वो ML का फ्रैक्शन भी हो तो ML भी कई धाराओं में बढ़ती चली गई, और दूसरा ये कि क्या जनता से जुड़ाव करने में नाकामयाब रहे हैं। वो जनता से जुड़ाव क्या मानते हैं, और कौन सी खामियां रही हैं जिन्हें आप रेखांकित कर रहे थे, ठोस परिस्थिति के ठोस आकलन में कहाँ कमजोरी हुई। मुदित, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा, बात यही है कि जो लेनिन ने कहा था, लेनिन आप देखते हैं 1910 से लेकर 1920 तक का जो पीरियड हम अगर देखें तो एक लेनिन ने उस समय दूसरे अंतर्राष्ट्रीय में घोषणा पारित करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो संभावित विश्व युद्ध होने वाला है, उस विश्व युद्ध को मजदूरों को एक अपने खिलाफ युद्ध के तौर पर मतलब अपने देश के हित में ना इस्तेमाल करते हुए अपने गृह युद्ध में तब्दील करना चाहिए। और उसका हम परिणाम देखते हैं कि जब 1917 में रूस में क्रांति होती है, और उन्हीं के समकक्ष एक और नेता है कार्ल काउत्स्की जर्मनी में जबकि संभावनाएं ज्यादा दिख रही है मजदूर क्रांति की, लेकिन वहां फांसीवाद आता है उसके जिक्र भी किया मार्क्स ने तो वो इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण नहीं किया ये दुनिया के पैमाने पर अगर हम देखें। लेनिन ने फिर कहा कि एक क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांति नहीं हो सकती किसी भी देश में। क्रांतिकारी सिद्धांत होगा क्या? क्रांतिकारी सिद्धांत है कि आपके देश में उस समय कौन सत्तारूढ़ है और किसके खिलाफ आपको क्रांति करनी है, और कौन से वर्ग या कौन से लोग आपके साथ में आएंगे। लेनिन ने जैसे कहा, मैं एक उदाहरण वहीं का ले रहा हूँ रूसी क्रांति का, क्योंकि 1917 में जब फरवरी क्रांति हुई उस समय तक वो केरेंस्की सरकार के साथ मिलकर जनतांत्रिक क्रांति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही केरेंस्की सत्ता में आ जाते हैं
तो लेनिन कहते हैं कि हमें समाजवादी क्रांति के लिए तैयारी करना चाहिए। तो मैं जिस बात को बोल रहा था, तो सवाल ये है कि पार्टी का सिद्धांत क्या होगा और पार्टी कैसे निर्मित होगी। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण बात है, जिसमें मुझे लगता है कि हमारे देश में थोड़ी कमी रही। जिसको जनवादी केंद्रीयता का सिद्धांत जो है, जनवादी केंद्रीयता का सिद्धांत हम लोगों ने जो बाकी बुर्जुआ पार्टियों में होता है उस तरह का एक हो गया कि वो मेजोरिटी माइनॉरिटी का सिद्धांत बन के रह गया। दूसरी जो मुझे कमी लगती है कि हम क्रांति का सवाल लेकर चल रहे हैं, हमें क्रांति करनी है, हम एक मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार हम क्रांति करके समाजवाद और फिर समाजवाद से साम्यवाद की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का गलत मतलब निकालना या उसका अपने तरह से गलत आकलन मूल्यांकन करना, उसके चलते कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी भी जो ज्यादातर हम इस देश में देखते हैं वो बुर्जुआ राजनीति में उतर के वहीं तक सीमित होकर रह गई। इसी के चलते हम देखते हैं कि जब एक 2 या 3 राज्यों में कई सालों तक सत्तासीन रहने के बावजूद भी आज हम क्या स्थिति देख रहे हैं, जैसे ही सत्ताच्युत होती है पार्टी तो पूरी पार्टी कैडरलेस हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। तो क्यों, ये सवाल है। ये सवाल इसीलिए आ रहा है और इसका कमी जहां दिखती है वो यही है कि हम क्रांति के स्तर का निर्धारण करने में गलती की है। दूसरा, पार्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो एक सही क्रांतिकारी सिद्धांत और उसी के साथ साथ हमको जो पार्टी निर्माण में जो बेसिक चीज जनवादी केंद्रीयता जिसको लागू करना था वो हम करने में असफल रहे। और इसीलिए आज जब वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे सामने चुनौती क्या है, जो सत्यम जी ने कहा कि संघ जैसा एक फांसीवादी ताकत, संघ अकेला नहीं कहूंगा मैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस फांसीवाद को ला सकते हैं। हमने जर्मनी में देखा कि जो एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसी से हिटलर पैदा होता है और वो फांसीवाद ले आता है। जो एक समय कम्युनिस्ट क्रांति की बात कर रही है वही परिवर्तित होकर एक फांसीवादी क्रांति फांसीवाद ला दे रहा है। तो ये संभव है, इसलिए हमको विचारधारा को समझना पड़ेगा, विचार को विश्लेषण करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि यहाँ पर हम मूल तौर पर जो चूके, हम सत्ता के पीछे चले गए, जो ज्यादातर हम देखते हैं हमारी बड़ी पार्टियां, जबकि जरूरत थी हमको जनता के मुद्दों को उठाकर जन आंदोलन विकसित करना था। होता अक्सर यह है कि कई बार लेफ्ट फ्रंट इकट्ठे आते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हम फिर कांग्रेस या बीजेपी या और कई दलों के साथ चुनावी गठबंधन कर लेते हैं। मेरा यहाँ, हमारी पार्टी का यहाँ घोर विरोध है और इसी को मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा कि हम जन आंदोलन की ताकत को हमें विकसित करना पड़ेगा और चुनाव भी हम जन आंदोलन के तौर पर ही लड़ेंगे ताकि जनता के मुद्दों को सामने ला सकें और उन मुद्दों के माध्यम से हम जनता के बीच में इस चेतना को ले जा सकें। जो वर्ग चेतना जो जरूरी है एक शोषित वर्ग के लिए, उस चेतना को ले जाकर हम क्रांति के परिपूरक एक स्थिति बना सकें। यही एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें लेना पड़ेगा। अभी भी अगर हम फांसीवादी ताकतों को रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही समाधान है कि हम सबको मिलकर जनता के मुद्दों को, देखिए इस लॉकडाउन के दौरान तमाम जन विरोधी नीतियां ली गई हैं, लेकिन उसको पेश ऐसा किया जा रहा है कि ये देश के लिए जरूरी था। इस समय तमाम श्रम कानूनों में परिवर्तन कर दिए गए, शिक्षा नीति पूरी नहीं ला दी गई, तमाम पब्लिक सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन ये जनता तक बात पहुंच रही है जैसे देश हित में है। हम लोग इन मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अभी भी अपने अपने चुनावी राजनीति में उलझे हुए हैं। मुझे लगता है इन मुद्दों को प्राथमिकता से लेना चाहिए और चुनाव उसका एक साथ का हिस्सा होना चाहिए कि जब चुनाव आएगा तो मिलकर चुनाव भी लड़ा जाएगा, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कई दल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीजेपी को एक कम्युनल पार्टी मानेंगे और कांग्रेस को अपने पक्ष की पार्टी मानेंगे। कांग्रेस वही दल है, शोषण करने वालों की पार्टी है, उसको आप कैसे अपना मान सकते हैं? बिल्कुल, मुदित ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। मैं पहले विजय भाई आपसे करना चाहता था, लेकिन ज्यादा जोर मुदित भाई के सवालों का जो है वो सत्यम भाई आपकी और जसविंदर जी आपकी तरफ है। तो मैं पहले आप दोनों से ही इसके जवाब चाहूंगा कि जो खामियां रही हैं, खासकर से सत्ताधारी दलों के साथ में जो करीबी रही है, और 3 स्टेट में जो महत्वपूर्ण सवाल था कि 3 स्टेट में सरकार होने के बावजूद हम उस तरह के बदलाव क्यों नहीं ला पाए हैं। बंगाल और त्रिपुरा और केरल तीनों ही जगह थे। केरल में हालांकि अभी भी वो बची हुई हैं चीजें, लेकिन बंगाल में पूरी तरह से जो एक बड़ा राज्य था और लंबे समय तक गर्व भी जिस पर कम्युनिस्ट आंदोलन करता है 34 साल के शासन को, लेकिन उसके बावजूद वहां पर एकदम से चीजें कैसे ढह जाती हैं। तो पहले सत्यम भाई आप और उसके बाद जसविंदर जी। मैं मुदित भाई की कई सारी बातों से बहुत सहमत हूँ और मैं ये मानता हूँ कि दरअसल जिसको हम संसदीय राजनीति कहते हैं, संसदीय राजनीति का एक बहुत छोटा हिस्सा चुनावी राजनीति है
उसका बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा एक संघर्ष की राजनीति है जो सड़क पर होती है, जन संघर्षों के माध्यम से होती है। जनता के जो अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग तबके हैं, उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं और जिनको पूंजीवादी राजनीति असंभव करती है, पूरा नहीं करती है, उनके लिए किया जाने वाला जनसंघर्ष होता है। और ये जनसंघर्ष प्रतिफलित होता है संसदीय राजनीति में चुनावी सफलता के माध्यम से। और इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी इसको देखती है। और हमारे लिए संसदीय राजनीति दरअसल सड़क के उस संघर्ष को विस्तार देने का एक मंच है और दूसरा माध्यम है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और ज्यादा लोकतांत्रिक करना, ताकि लोकतांत्रिक ढंग से दुनिया के संक्रमण को हम तेज कर सकें। तो ये है महत्वपूर्ण बात। इसलिए मैं कभी भी इस बात को ठीक नहीं मानूंगा कि चुनावी राजनीति को क्रांतिकारी राजनीति, सड़क के संघर्ष के मुकाबले तरजीह दी जाए। भारत में वामपंथी आंदोलन के साथ ऐसा नहीं और हुआ। और भारत का जो मुख्य धारा का वामपंथी आंदोलन रहा है वो किसान आंदोलनों से, मजदूर संगठनों के आंदोलनों से, जनता के अलग अलग आंदोलनों के साथ प्रेरणा लेता रहा है, उनसे रोशनी लेता रहा है और उसके साथ चलता रहा है। अगर हम बात करते हैं इन तीन, और इसलिए मैं ये बार बार जिक्र करता हूं कि आप आजादी के बाद के इतिहास को देखिएगा तो तमाम सारी कमजोरियों के बावजूद आप देखिएगा कि इस देश में जो पब्लिक सेक्टर है उसको बनाने में और बचाने में किसी एक राजनीतिक धारा का योगदान है तो वो लेफ्ट है, वो ट्रेड यूनियंस है, वो किसान सभाओं के आंदोलन है जिन्होंने देशव्यापी किसानों के, खेत मजदूरों के आंदोलन को आज तक फलक पे बनाए रखने में सफलता हासिल की। तो ये है, यकीनन वो आज हाशिए पर जा रहे आंदोलन है, लेकिन तमाम सारी चीजें उसमें आती है। अगर हम बात करते हैं तीन राज्यों की तो हम तमाम सारी असफलताओं के बावजूद, और हम उन असफलताओं के हिस्से हैं, लेकिन हम उन गौरवशाली गाथाओं के भी हिस्से हैं जो उनमें सृजित हुई है। हम भूल जाते हैं इस बात को कि क्यों दशरथ देव को या नृपिंद्र चक्रवर्ती को जन नेताओं की तरह, उस तरह के पौराणिक योद्धाओं की तरह याद किया जाता है त्रिपुरा में। क्यों ज्योति बसु को एक अद्भुत नेता के तौर पे बंगाल में आज भी याद किया जाता है, भले आप चुनाव से बाहर हैं। या क्यों केरल मानव विकास सूचकांक के तमाम सारे जो पैरामीटर्स हैं उनमें देश में 1959 से लेकर के आज तक अव्वल आता है। तो ये सारी सफलताएं भी हमको अपने आंदोलन के लिए ओन करना चाहिए। ये हमारी सफलताएं हैं, ये हमारी लेगेसी का हिस्सा है और इसलिए हमें इन्हें आगे लेके आना चाहिए। अगर देश की राजनीति इन बंगाल की असफलताओं को हम लोग बहुत पोर्ट्रेट करते हैं और हमको लगता है कि वो हमारी चुनौती है जिससे हमें बहुत सारी चीजों को सीखना चाहिए, लेकिन यही तो वो जगह है जहां पे वो ऐतिहासिक भूमि सुधार किया गया जो देश के किसी भी और हिस्से में आज तक मिसिंग है, और उसने जो खेत मजदूरों को ताकत दी वो आज तक हमको प्रेरणा देता है। तो तमाम सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि उनसे हमें, वो हमारे लिए चुनौती भी है और हमारे लिए सीख भी है, लेकिन हमारे लिए गौरव भी है। जरूरी बात कही सत्यम के हर आंदोलन में जो खामियां रही हैं लेकिन उसकी कुछ लेगेसी भी है और उसने बहुत कुछ दिया भी है। हमें उसको ओन करते हुए उसको सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए। कॉमरेड जसविंदर, आपसे मेरा सीधा सवाल यही है कि कांग्रेस के साथ खास करके जब चुनावी राजनीति में जाती हैं वामपंथी पार्टियां तो किस तरह की रणनीति होती है और ये क्यों जरूरी मानते हैं आप, जिस पर लगातार सवाल उठते रहे? पहली बात तो ये है कि मैं अगर हम ये बात करते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन की तो बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, लेकिन हम गर्व के साथ कम्युनिस्ट आंदोलन कह सकता है कि हमने दो गलतियां नहीं की। कि केवल कम्युनिस्ट ही कह सकते हैं कि एक तो हमने कभी साम्राज्यवाद के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी समर्पण नहीं किया। हम लोगों ने जो है कि कभी जो है कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन है जो कह सकता है कि हमने कभी जो है कि वर्ग संघर्ष से को जो है नहीं किया। तो ये दो बातें हैं जिन बातों को जो है कम्युनिस्ट आंदोलन गर्व के साथ कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम आकलन करते हैं अपना, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें जो है कि उसको जो है कि संतुलित अगर आकलन होता तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो उससे जो है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने में भी अवसर मिलता है और उससे हम जो है कि अपने आप को आगे जो है कि बेहतर बनाने में भी अवसर मिलता है। इसलिए जब हम आजादी के बाद की बात करते हैं तो उसको जो है कि सारे आंदोलनों को जो है कि केवल जो है कि चुनाव में क्या परिणाम आए, बैलेट बॉक्स में क्या निकला, केवल उससे जो है हर चीज को नहीं आंका जा सकता है।
आपको जो है कि दोनों चीजों को जोड़कर देखना पड़ेगा। आपको फिर देखना पड़ेगा कि केरल क्यों जो है कि केरल का जो इंडेक्स है वो यूरोप से भी ज्यादा ऊंचा है पिछले कई सालों से, और उसके लिए जो है कि उसकी वजह क्या है, नंबर एक। उसके आपको देखना पड़ेगा कि क्यों जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि आज भी जो मुट्ठी भर वो है सामंत है, उनके पास देश की जो है 45% भूमि है, और वहां पर जो है कि 80% भूमि जो है कि बंगाल के अंदर गरीब लोगों के पास है, छोटी छोटों के पास है। और उसकी वजह क्या है, क्यों जो है कि वहां पर जो है कि भूमि सुधार के चलते जो है कि त्रिपुरा के अंदर जो है कि आदिवासियों के अंदर जो है कि एम्पावरमेंट हुआ है। तो आप उन सारी चीजों को देखकर जो है कि अगर आप वो आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि वो आकलन जो है कि ज्यादा सही होगा। नंबर तीसरा जो मुझे लगता है कि आज कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हमें अगर मुकाबला करना है तो जब हम कहते हैं कि ठोस परिस्थिति का ठोस आकलन जो है कि लेनिन ने जो हमको सिखाया, तो ठोस परिस्थिति का ठोस आकलन क्या है कि आज की परिस्थिति के अंदर जो है कि हमें देखा जाना चाहिए कि आज जो है कि हमारे सामने चुनौतियां क्या है जिनको चिंता जो है कि हम करते हैं, और मैं विस्तार में उनकी तरफ नहीं जाना चाहता समय की कमी की वजह से। लेकिन वो जो है कि उनका अगर वो करना है तो फिर हमें, मैं अगर कहूं कि मेरा विचार श्रेष्ठ, सत्यम का विचार निकृष्ट, अगर हम इसमें चलते हैं कि मेरा रास्ता सही है, आपका रास्ता सही है, तो इसका अर्थ ये है कि हम जो है कि हम जो हमारा जो मतलब जो दुश्मन है, जो आज की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से अपने आप को मुंह मोड़ते हैं। वामपंथ के सामने आज मेरे सामने जो है कि चुनौती इस बात के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए कि किसका विचार सही है, किसका विचार गलत है। जो है कि सीपीआई के साथियों को लगा जब आजादी के आंदोलन के बाद राजसत्ता का वर्ग आया, सीपीआई वाले साथियों को लगा कि जो रास्ता वो चल रहा है उनका रास्ता सही है। कुछ साथियों को लगा कि नहीं, उस रास्ते से कुछ भिन्न होना चाहिए, उन्होंने सीपीएम बना ली। उसके बाद फिर कुछ लोगों को लगा 67 में, उन्होंने जो है कि सीपीएम से एक अलग पार्टी बना ली। लेकिन अब जो है कि वो जो रास्ते जो बनते चले गए, अब उसमें से कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही है, जे आज की बैठक में मतलब ये कि किसी भी बैठकों के अंदर बैठकर तय नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूं कि मेरा रास्ता सर्वश्रेष्ठ है, तो ये वही मनुवादी, वही फंडामेंटलिस्ट विचारधारा है जिस जो कहता है कि मेरे हिंदू श्रेष्ठ है, हम आर्यन श्रेष्ठ है, बाकी विचारधारा जो गलत। इसलिए जो आज की तारीख में जो हमारे सामने ये है कि ये नहीं है कि चुनौती ये नहीं है कि मैं अपने विचार को श्रेष्ठ करूं, साबित करूं। चुनौती ये है कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को लेकर जो है कि हम किस तरीके से मिलकर लड़ेंगे। अगर हम मिलकर लड़ते हैं, और इसलिए जो है कि मेरे और सत्यम के बीच में मतभेद क्या है, इनको रेखांकित करने की बजाय इस बात को रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है, मेरे और मुद्दत के बीच में सहमति का मुद्दा क्या हो सकता है, और जिससे मुद्दा सहमति का हो सकता है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर लड़ते लड़ते पता पड़ेगा कि मुद्दत का रास्ता सही है या मेरा रास्ता सही है, या सत्यम का रास्ता सही है, या तीनों रास्ते गलत हैं। इन तीनों रास्तों के बीच में से होकर कोई चौथा रास्ता है जो क्रांति की तरफ जाता है। कम्युनिस्ट जो है वो अपने रास्तों से मतलब जो है कि उससे सीखते हैं, और इसलिए जो है कि इस सारे दौर के अंदर लॉकडाउन के दौर पे भी हमले तेज हुए हैं, लेकिन हमलों के दौरान भी लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। 5.5 लाख कोयला मजदूरों की 72 घंटे की हड़ताल लॉकडाउन के अंदर अगर निजीकरण आया, और उन्होंने निजीकरण को रोका। लॉकडाउन के दौरान ही जो है कि से पहले जो है कि अनिश्चितकालीन की डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की हड़ताल हुई। हड़ताल के बाद जो है कि सरकार को वापस जाना पड़ा। और उसके बाद जो है कि उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ही संसद की बात नहीं है, संसद में तो उन्होंने ये कानून पास करवा लिए, तीनों किसान विरोधी, लेकिन सड़कों पे जो विरोध हो रहा है, ये विरोध और इन विरोधों के पीछे जो है कि वामपंथ है। हम कमजोर हैं, लेकिन 2 सितंबर की हड़तालें, पहली हड़ताल में 15 करोड़ मजदूर किसने इकट्ठे किए, लामबंद किए, वामपंथ ने किए। दूसरा 2 सितंबर का हुआ 20 हड़ताल, और जो पिछली जो 8 जनवरी को, इसी 8 जनवरी को हड़ताल हुई,
उसमें जो है कि 25 करोड़ लोगों ने हिस्सेदारी की, किसने किया? तो हम जो है कि इसलिए जो है कि इन मुद्दों को संगठित किया, इन मुद्दों पे एकजुट हो जाने की आवश्यकता है। और ऐसा हम अगर इस रास्ते पे आते हैं तो कम्युनिस्ट आज जो है कि आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। इसलिए सहमति के मुद्दे तलाश कर और उन पे पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जसविंदर जी आपने कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनके बजाय किन मुद्दों पर एक साथ आ सकते हैं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टियों का। इस कम्युनिस्ट एकजुटता की बात भी लगातार हो रही है। और अभी बीच में ये बात आई थी, सीपीआई एमएल रजिस्ट्रार भी अपनी तई एमएल के जो फैक्शंस हैं उनके साथ में कम्युनिस्ट एकता की बात कर रहा है, डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव जो एसोसिएशन हैं उनके साथ भी बात कर रहा है। विजय, आप इसे किस तरह से देखते हैं और जो कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर की जो अंतर्विरोध है उनके बीच से कैसे राह निकलती है और उस राह में सीपीआई एमएल रजिस्ट्रार किस तरह से देख रहा है? देखिए सचिन भाई, इसमें बहुत साफ है, यदि आज के दौर में जो मौजूदा फांसीवादी दौर है, तानाशाही दौर है, और निश्चित ही फांसीवाद विरोधी एक मोर्चे की जरूरत है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करना आज उतना ही जरूरी है जितना फर्स्ट इंटरनेशनल के समय में रहा होगा। सवाल ये है वहां से, ये इसलिए आज के फांसीवाद का मुकाबला करने के लिए आपको एक उसके खिलाफ एक ब्लॉक बनाना, जनता की जनवादी को, क्रांति को सफल करना, एक क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना, सत्ता दखल की ओर आगे बढ़ना, आज ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का और कम्युनिस्ट ताकतों का कार्यभार है। अब इसमें दो महत्वपूर्ण विषय है। जब आज के दौर में जब हम देखें, हमारे पूरे लेफ्ट सर्कल को देखें, पूरे वामपंथी सर्कल को देखें, नो डाउट इतना कमजोरी होने के बावजूद भी कोई जिला, कोई ब्लॉक नहीं बचेगा जहां पे एक दो कम्युनिस्ट का नाम लेने वाले ना मिले। किसी भी सेक्शन का हो सकते हैं। आप अंडमान निकोबार चले जाइए, आप पूर्वोत्तर चले जाइए, उत्तर भारत चले जाइए, दक्षिण भारत चले जाइए, आपको हर ब्लॉक, हर जिले में दो चार आदमी आपको मिलेंगे, यदि पूरे वामपंथ को देखा जाए। यदि यही इकट्ठा होता है और सही कार्यक्रम और दृष्टिकोण के आधार पर इकट्ठा होता है तो हम भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्रांतिकारी परिवर्तन को हासिल करना, पहली चीज की कम्युनिस्ट पार्टी केवल एक राजनीतिक सरकार बनाने के लिए नहीं, पहली चीज साफ हो जाना चाहिए। हाँ, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र हमको साफ कहता है कि बलपूर्वक जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग कोई पार्टी नहीं, हम बीजेपी की पार्टी को हरा दें, कांग्रेस को ला दें, कांग्रेस को हरा कर बीएसपी ला दें, समाजवादी ला दें, उससे फर्क नहीं है। जो शासक वर्ग है, इस देश का कॉरपोरेट पूंजीपति वर्ग, इस देश का जो नया भूस्वामी वर्ग है, इस देश का जो ब्राह्मणवादी मनुवादी फासिस्ट तबका है, उसको जब तक का हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक क्रांति नहीं होगा। मकसद साफ होना चाहिए। इसको उखाड़ फेंकने के लिए, एक क्रांतिकारी सत्ता दखल के लिए पहला और प्राथमिक जरूरत है हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से, सीपीआई एमएल रजिस्ट्रार के हिसाब से, कि एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वामपंथी हस्तक्षेप शुरू हो। तब कारण यह है कि अभी पिछले 30 से 40 साल में हम देख रहे हैं, मैं, हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, सीपीआई सीपीएम का साथी बैठे हैं, मैं सवाल भी उनसे कर रहा हूं और इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, हम उनके हिस्से हैं, मतलब इस आंदोलन के हिस्से हैं, और अपना होने से सवाल किया जा रहा है कि यदि आज से 40 साल पहले हम स्वतंत्र वामपंथी विकल्प का दावेदारी करते तो क्या हमको ये दिन देखना पड़ता? 20 साल पहले भी करते तो क्या हमको ये दिन देखना पड़ता? आज हम मोदी और शाह जैसे गुंडे को झेल रहे होते? नहीं झेल रहे होते। हमने स्वतंत्र वामपंथी दावेदारी को कभी ठीक से, मतलब संसदीय गैर संसदीय संघर्ष दोनों का महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे हमारे वामपंथी आंदोलन ने जो संसदीय संघर्ष किया उसमें भी भयानक कमजोरी है। तो पहला टास्क क्या है? पहला टास्क यह है कि आज एक स्वतंत्र वामपंथी ब्लॉक को मजबूत किया जाए। उसके बाद में जब वो मजबूत होगा तब आप इस स्टेज पे होंगे, तब आप इस देश का जो, अभी हम जो कह रहे थे बात सही है, कम्युनिस्ट पार्टियां सड़कों पे नहीं है, कम्युनिस्ट कैडर और लीडर सड़कों पर नहीं है, लेकिन जनता तो सड़कों पर है। वो तो संघर्ष कर रही है, किसान विद्रोह कर रहा है, मजदूर भी लड़ रहा है, नौजवान भी सड़कों पर आ रहा है, बेरोजगारी वाला भी आंदोलन आपने देखा, किसानों का आंदोलन देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि
हो सकता है कि आइडिया के रूप में हम उसके पीछे एक ताकत हो, लेकिन हम लोग लीडरशिप में नहीं, हम लोग उसके नेतृत्व में नहीं। वो नेतृत्व वो नहीं है कि हम उसको मटेरियलाइज कर पाए संसदीय संघर्षों में। हम दावेदारी कर सकते हैं लेकिन उसको मटेरियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इसलिए उसको मटेरियलाइज करने के लिए अभी मैं कहूंगा कि एक स्वतंत्र वामपंथी दावेदारी की बात हो, उसके आधार पर तमाम फांसीवाद विरोधी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश हो और फांसीवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक जनता की जनवादी क्रांति को सफल करने के लिए क्रांतिकारी दिशा में बढ़ने की बढ़ना वो जहन में रखना पड़ेगा, ना केवल सरकार बदलना। कम्युनिस्ट पार्टियों का काम सत्ता दखल का काम है, कम्युनिस्ट पार्टियों का काम बलपूर्वक मौजूदा शासक को उखाड़ फेंकने का काम है। तो एक जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज के निर्माण का टास्क जो कम्युनिस्ट पार्टी का है वो वापस उसको अपने एजेंडे में लाना चाहिए और संसदीय गैर संसदीय दोनों संघर्षों के तालमेल को बिठाते हुए एक स्वतंत्र वामपंथी विकल्प को खड़ा करना चाहिए। ये मैं आज के समय में दिशा को देखता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। बस आखिर में आपसे एक मिनट में आप सभी से जानना चाहूंगा कि वामपंथी आंदोलन का आगे का रास्ता आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में मुदिता से। स्वाभाविक तौर पर जो बात आई है, मतलब ये जब हम आज मूल्यांकन कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट विचारधारा की यही खूबी है कि वो अपने आत्मावलोकन भी बहुत गहराई से करते हैं और करना ही चाहिए, विज्ञान हमें यही सिखाता है। और इसीलिए इतना एक दूसरे से भी क्रिटिकल हो रहे हैं क्योंकि हम आगे का रास्ता देखना चाहते हैं। हमारा जो मकसद है हम उस मकसद को अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो मुझे जो समझ में आता है ये पॉइंट विषय यहाँ है कि हम लोगों को मजबूत लोकतांत्रिक और वामपंथी ताकतों को मिलाकर एक जन आंदोलन गठित करना पड़ेगा, जिसमें हम ये सारे जो तमाम आंदोलन चल रहे हैं, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे नौजवानों का आंदोलन हो, चाहे शिक्षा को लेकर आंदोलन हो या निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, इन सबको संयोजित करते हुए और इसको मुख्य धारा में हम ला सकें, जिसके तहत सरकारें या शासक वर्ग, जिसकी बात विजय भाई ने कही है, जो चंद मुट्ठी भर लोग इस देश में शासन कर रहे हैं, उनके हित में सरकारें नीतियां बना रही हैं, जो पॉलिटिकल मैनेजर्स के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं, उसको हम बाध्य कर सकें और तभी ये जो एक फांसीवाद का खतरा हमें सामने दिख रहा है इसको हम हरा सकते हैं। और न केवल हरा सकते हैं बल्कि मार्क्सवाद का जो एक बड़ा लक्ष्य है, एक क्रांति करना, इनकलाब जिंदाबाद का पूरा नारा सफलीभूत हम कर सकते हैं, यही मैं देखता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। ऑनर जयसुंदर, आगे जो आपसे सवाल भी हैं और आपकी भूमिका भी, क्योंकि सीपीएम एक महत्वपूर्ण पार्टी, बड़ी पार्टी है, उसकी बड़ी भूमिका भी है वामपंथी आंदोलन को एकजुट करने का कार्यभार भी, और आगे वामपंथी राजनीति हस्तक्षेप करे सामाजिक आंदोलनों से लेकर जो सड़क पर संघर्ष चल रहा है, कैसे होता है वो? नहीं, अगर आप देखें तो पिछले एक दशक में जो कोशिश हो रही है कि वामपंथ का अर्थ केवल जो है कि केवल वामपंथी पार्टियों को एकजुट पे लाना नहीं है, वामपंथी ताकतें, वामपंथी पार्टियां, उसके अलावा जो है कि वामपंथी सोच वाले विचार, व्यक्ति, उन सबको जो है कि एक मंच पर लाने की जो जो है कि वामपंथी विकल्प देने की कोशिश है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये कोशिश पिछले जो है कि करीब एक दशक से चल रही है। नीतियों का विकल्प जब बात करते हैं तो वो तो केवल वो विकल्प तो केवल वामपंथ के साथ पास ही है, और उसके लिए तो जो है कि आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, सड़क पे उतर के आपको उसका विकल्प देना होगा। लेकिन जब साथ में आप बात करते हैं, जब इस सारे साथियों ने बात की कि फांसीवादी खतरा, तो फांसीवादी खतरा जहां पर भी होता है तो फिर फांसीवादी विरोधी सारी ताकतों को इकट्ठा भी करना होता है। फिर उसमें जो है कि फिर और वो भूमिका भी कम्युनिस्टों को निभानी होती है, वो भूमिका भी निभाएंगे, तभी आप जो है कि अपने वामपंथी विकल्प को लोगों तक ले जा पाएंगे। जैसे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत संक्षेप में यदि मैं इसको कहूं तो ये बात सही है कि ये कम्युनिस्टों का ही टास्क है, और वही उन्हीं ने इतिहास में फांसीवादी ताकतों को उनकी गर्त तक पहुंचाया है, उनकी कब्र तक पहुंचाया है। आज भी दुनिया कम्युनिस्टों से ही ये उम्मीद करती है या अपेक्षा करती है कि जो मौजूदा साम्राज्यवादी संकट जो फांसीवाद में तब्दील हो गया है उसको कब्र तक यही पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि उसको पहुंचाने के लिए रणनीति क्या होगी, कार्यनीति क्या होगी, और उसको किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है। दो चीजें मैं बहुत साफ रेखांकित करूंगा। आज पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन जो कि हम लोगों की पार्टी ने पहलकदमी ली है, आईकोर करके बना हुआ है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट
पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय बनाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। लगभग दुनिया की 64 पार्टियां उसमें शामिल हैं। तो न केवल आपको अपने देश में बल्कि दुनिया के स्तर पे, विश्व के स्तर पे कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करना, उसकी सही सैद्धांतिक और राजनीतिक लाइन को मजबूत करना और मौजूदा साम्राज्यवाद का विश्लेषण करते हुए एक क्रांतिकारी विकल्प को बनाने का दिशा पेश करना, ये बहुत जरूरी है। उसी से रास्ता खुलेगा, वही आगे की दिशा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यम, आपसे जानना चाहूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह से देखती है, और जो कॉमरेड जसविंदर ने बताया कि जब हम वामपंथी विकल्प की बात करते हैं तो व्यक्तियों और उस तरह की सोच के लोगों का समूह और फांसीवाद विरोधी मोर्चे को लेकर भी किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जब फांसीवाद दुनिया में आता है, पिछली बार जब आया था आज से 90 साल पहले, तो हमने देखा था कि कम्युनिस्टों ने ही उससे दुनिया को बचाने में बड़ा रोल अदा किया था और इसलिए एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाया गया था और उसमें कम्युनिस्टों का अहम रोल था, कुर्बानियां भी सबसे ज्यादा थी। तो जाहिर है कि ये फांसीवाद जब इतिहास में रिपीट होगा तो ये कुर्बानियां भी रिपीट होंगी और ये पहलकदमी भी रिपीट हमको करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं जो महसूस करता हूं कि भारत में वाम आंदोलन अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद एक जो साझे विमर्श पर की जिस शिद्दत पे आज है, शायद पहले कभी नहीं था। आज हम वाम आंदोलन की एकता को जितने शिद्दत के साथ महसूस करते हैं, कामकाज में भी और कार्यक्रम में भी, सड़क पर भी और बाकी जगह भी, वो पहले शायद कभी नहीं था। तो ये दूसरी बात है जिसको मुझे रेखांकित करना जरूरी लगता है। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि क्यों हम वाम की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, क्योंकि ठीक कहा कॉमरेड विजय ने कि ये संकट सिर्फ भारत का नहीं, ये संकट पूरी दुनिया में। यहाँ मोदी है तो वहां ट्रंप है और वहां दूसरे लोग हैं। दुनिया को बचाना है, इसलिए दुनिया के तौर पे हमें एक विकल्प देना पड़ेगा और वो विकल्प जब हम देशों में जाते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं तो उसकी स्थानीयकरण की बात भी करनी पड़ेगी। भारत में हमें कम्युनिस्ट आंदोलन को ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा स्थानीय तौर पर स्वीकार्य बनाना होगा। तो उसके लिए जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो हमारे नेशनल हीरोज हैं भारत के, भगत सिंह जैसे लोग, उनको हमें सामने रखते हुए, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को सामने रखते हुए लोगों के पास जाना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि दुनिया, कम्युनिस्ट आंदोलन को यह बात भी समझनी पड़ेगी कि दुनिया जितनी लोकतांत्रिक है, इसको अब सिकोड़ा नहीं जा सकता। लोकतंत्र का जवाब, लोकतंत्र का विकल्प और ज्यादा बेहतर लोकतंत्र होगा। तो आज कम्युनिस्ट आंदोलन का ऐतिहासिक जिम्मेवारी यह है कि इस लोकतंत्र को दुनिया में और हिंदुस्तान में कैसे बेहतर किया जा सके, उस पर काम किया जाए। भारत में जो संविधान के मूल्य हैं, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सार्वभौमिकता, ये आज संकट में है। इतने संकट में है कि कई बार इनको गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन मूल्यों को बचाने की जिम्मेवारी इस देश में कम्युनिस्टों ने उठाई है, कम्युनिस्ट उठा रहे हैं और मुझे लगता है और ज्यादा उठानी पड़ेगी। देश के गैर वाम नेता जो हैं, जो उस तरह से वाम पहचान नहीं है, चाहे गांधी हो या नेहरू हो, उनको बचाने की, उनकी विचारधारा को बचाने की लड़ाई भी आज वाम लड़ रहा है। और ये लड़ाई भी हम, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को, इस देश को बचाने की लड़ाई वाम लड़ रहा है, वो करना पड़ेगा। आखिरी में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा हमें फ्लैगशिप करनी पड़ेगी। कौन सी पार्टी है या कौन सी विचार का नेता है जिसने इस देश में प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया, ये बात महत्वपूर्ण है, इसको हमें देखना चाहिए। कौन सी पार्टी और कौन से विचार का नेता है कि जब सबसे अच्छे सांसद का पुरस्कार या सम्मान देने की बात आती है तो आप वहां से ढूंढते हो। ये सारी बातें भी, कौन सी पार्टी और कौन सा विचार है जिसके किसी भी नेता पर आज तक 1 रुपए के करप्शन का, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, ये बातें भी हमें जनता के बीच में ले जानी पड़ेगी और हम गर्व करते हैं कि वो हमारा विचार है, वो वाम विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आज साथियों ने, और खासकर सत्यम ने आज जिस की तरफ इशारा किया, ज्योति बसु जी और सोमनाथ दा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने, कि इस तरह के वामपंथी नेता भी हैं जो पूरे वामपंथी आंदोलन की थाती हैं। ये आज जो बातें हुई, आज जो चर्चा हुई, वो एक वाम विकल्प के लिए और वामपंथी राजनीति को एक शिद्दत से जो महसूस करने वाले लोग हैं, जो उसकी तरफ उम्मीद की नजरों से देखते हैं, उनके लिए एक सबक भी होगी। और उनके, जाहिर सी बात है, आप सभी के जहन में कुछ सवाल भी होंगे। तो अगर आपके वामपंथ से जुड़े हुए कोई सवाल हैं, आंदोलन से जुड़े हुए कोई सवाल हैं, तो वो हमें जरूर लिखें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि घनघोर असहमतियों के बावजूद आपने इस दौर में बहुत अपने ईमानदारी से अपनी बात रखी। हम ये सिलसिला लगातार वैचारिक है, व्यक्तिगत नहीं है, और वो विचारधारा का द्वंद्व मार्क्सवाद देता है।
करते हैं। ये हम इस तरह की चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। अगर आपके पास भी किसी आंदोलन से जुड़ी हुई कोई खबर है तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी और नंबर है, वहां लिख भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।